टॉपिक पे फोकस करते हैं तो टॉपिक में देखो हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के दो फेज होते हैं। कितने फेज होंगे हमारे सेल साइकिल के? सेल साइकिल के दो फेज होते हैं, एक इंटर फेज होता है, एक एम फेज होता है। जैसे हम लोगों का होता है बचपन, जवान, बूढ़ा, तीन को फेज होते हैं कि नहीं होते? उसी प्रकार कोशिका के नॉर्मल बोले तो तीन को फेज नहीं, दो फेज होते हैं। नॉर्मल कोशिका को बोले तो दो फेज होते हैं। कौन कौन? एक इंटर फेज होता है, एक एम फेज होता है। जब कोशिका, कहने का मतलब इंटर फेज मतलब कोशिका बचपन की अवस्था होता है। कोशिका के बचपन की अवस्था को हम लोग इंटर फेज बोलते हैं। और एम फेज किसको बोलते हैं? कोशिका के जब कोशिका जवान हो जाता है ना और अलग अलग रिप्रोडक्शन करने लायक बन जाता है, तब उसको बोलते हैं एम फेज। समझ गया? तो वो जवानी वाला फेज हुआ एम फेज कोशिका का, और बचपन वाला फेज कौन हुआ? इंटर फेज हुआ। तो कोशिका के कितने फेज है? कोशिका के जीवन साइकिल का कितने फेज है? दो गो फेज है। कौन कौन? एक इंटर फेज, एक एम फेज। तो देखो जैसे हम लोग कितना टाइम बिताते हो अपने बचपन में। अपने बचपन में तुम लोग कितना टाइम बिता रहे हो? तुम्हारा बचपन होता है 15 साल तक ले, हार्डली होते हैं कि नहीं होते? और 10 से 15 साल मान लो तुम्हारा जवानी रहता है, और 40 के बाद तुम्हारा क्या आ जाते हैं? बुढ़ापा का समय आता है। तो तुम लोग खुद बताओ कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा समय तुम्हारे जीवन काल में सबसे ज़्यादा समय तुम लोग कौन से अवस्था को देते हो? तो बताओगे क्या बुढ़ापा की अवस्था को देते हो कि नहीं देते हो? अरे तुम लोग नहीं देते होगे। जिसने फेज करा है, जिसने ये अवस्था को जिया है, तुम तो देखे होगे, गांव भर में सुने भी होगे कि फलाने आदमी इतने एज में बड़े हैं। तो कहने का मतलब 40 से लेके अपर जितने भी एज होते हैं वो होता है बुढ़ापे का एज। तो हम लोग ज़्यादातर जो जीते हैं बुढ़ापे वाले एज जीते हैं नॉर्मली देखा जाए तो। लेकिन कोशिका क्या होते हैं? कोशिका जब वो बचपन की एज बोले तो इंटर फेज होते हैं, इसी में अपना 90% लाइफ साइकिल का एज बिता लेता है। 90% एज बिताता है, टाइम इसका 90%। मतलब जितना दिन कोशिका जीना चाहिए ना, मान के चलो कोशिका जितना दिन जीता है ना, उसमें से 90% जो टाइम है उसका इंटर फेज में लग जाता है। 90 नहीं, 90, 5, 95 बोले तो 95% प्लस। तो इसमें लिख लेते हैं कि इसमें होता है मोर देन 95%। मतलब क्या होते हैं? 95% से ज्यादा टाइम जो होते हैं सेल कौन से फेज में बिताएगा? वो इंटर फेज में बिताएगा। एक पॉइंट समझ में आया? दूसरा पॉइंट हम इंटर फेज का देखते हैं कि इंटर फेज को हम ये देखने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं। वही चीज हम यहाँ पे लिख दिए हैं। देखो ये एम फेज है और ये देखो इंटर फेज ये है। इसको ऐसे देखो, ये है हमारा एम फेज। अब बाकी का ये हुआ इंटर फेज, इंटर फेज हुआ, और ये हुआ एम फेज। तो बताओ सबसे ज्यादा समय कौन बिता रहा है? देख टाइम से पता चल रहा है कि नहीं? ग्राफ बना दिए ना, सबसे ज्यादा किसके पास है? इंटर फेज के पास है कि नहीं है? तो कहने का मतलब 95% से ज्यादा टाइम जो होते हैं, मोर 95% से ज्यादा समय जो होता है कोशिका इंटर फेज की अवस्था में बिताता है। एक पॉइंट क्लियर। फिर इंटर फेज जो होते हैं, अब देखो इंटर फेज क्या होता है? क्या इंटर फेज एम फेज के बाद आ रहा है? देख एम फेज के बाद इंटर फेज आ रहा है कि ना आ रहा है? तो क्या लिखेंगे? ये क्या है? इंटर फेज जो होता है एम फेज के बाद आता है कि ना आता है? तो वही चीज लिखवा है। देखो यहाँ पे इंटर फेज में क्या लिखा है कि गैप बिटवीन एंड ऑफ सेल डिवीजन। एम फेज को ही दूसरा नाम होता है सेल डिवीजन। समझ गया? एम फेज का ही दूसरा नाम होता है सेल डिवीजन। तो एम लिख देते हैं। एंड ऑफ एम फेज एंड स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट डिवीजन। कहने का मतलब बताओ यहाँ पे देखो तो क्या इंटर फेज के बाद क्या हो रहा है? इंटर फेज एम फेज के अंत में आ रहा है कि ना आ रहा है? अब फिर इंटर फेज के बाद क्या आएगा? क्या आएगा भाई? इंटर फेज के बाद फिर से डिवीजन शुरू होगा। यही तो हो रहा है। देखो इंटर फेज, उसके बाद आएगा एम फेज। आएगा कि नहीं आएगा? यही साइकिल चलता रहेगा। इंटर से एम, फिर एम से इंटर, इंटर से एम से इंटर, इस प्रकार से चलते रहता है। कैसे चलता है? इंटर से एम से इंटर।
अब इंटर देखो क्या होता है, इंटरफेज कितने टाइप का होता है वो नहीं भी देखो तो चलेगा, छोड़ दो बस हटा। इंटरफेज को हम दूसरा नाम क्या है, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, ये आता है। इंटरफेज का दूसरा नाम रेस्टिंग फेज। इंटरफेज में समय ज्यादा लगेगा लेकिन उसके अंदर चेंजेस ज्यादा नहीं होंगे। इंटरफेज के अंदर, इंटरफेज में क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा लेकिन चेंजेस नहीं होगा, समझ गया। तो वही लिखेंगे, लेस चेंजेस अकर एज कंपेयर टू एम फेज। देखो इंटरफेज में 95% जीवन का समय तो बिता लेता है लेकिन 95% समय ये खाली बिताता है। ससुरा 1% मतलब जो चेंजेस जो होते हैं ना के बराबर ही होता है मतलब इंटरफेज में चेंजेस कुछ नहीं करता है लेकिन समय पूरा समय इसी में बिता लेता है, समझ गया। इसीलिए इसका तो नाम दिए है रेस्टिंग फेज। तो समझ लो कि इस फेज में एकदम आलस लेके सोते रहता है कोशिका जो है इंटरफेज की अवस्था में एकदम रेस्ट लेते रहता है, इसलिए नाम दिए रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज में क्या काम करेगा, चेंजेस करेगा नहीं करेगा, समझ गया। आगे देखो, इंटरफेज को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। इंटरफेज के पास 3 को फेज होते हैं, मतलब 3 को पार्ट होता है। इंटरफेज के पास 3 को पार्ट होते हैं, सेल साइकिल के पास नहीं। इंटरफेज के पास 3 को पार्ट, कौन कौन। इंटरफेज के पास होता है G1 S G2। G1 S G2 ये किसका पार्ट हुआ, इंटरफेज का पार्ट हुआ, याद रखना है। फिर आगे देखो, इंटरफेज का G1 S G2 इंटरफेज का ही पार्ट है। अब देखो जब ये सब इंटरफेज का ही पार्ट है, समझ गया। तो इंटरफेज में देखो जब जीवन की अवस्था आती है ना कोशिका की, है इंटरफेज फेज में, लेकिन 3 को पार्ट है ना। तो जब वो जीवन स्टार्ट करेगा, जीवन के फेज में रहेगा G1, जीवन नहीं G1, ऐसे याद रखो, G1 के फेज में रहेगा। तो उस फेज में क्या करेगा कोशिका, पहले ग्रो करेगा। क्या करेगा, ग्रो होगा, मतलब ग्रोथ होगा उसके अंदर, कोशिका के अंदर पहले ग्रोथ होगा, चेंजेस नहीं आते, ग्रोथ ही होते हैं। फिर क्या करेगा, कोशिका के साइटोप्लाज्म क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, जो डीएनए डैमेज होगा कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर जितने भी डीएनए डैमेज होगा वो डीएनए क्या होगा, रिपेयर होगा। फिर आगे देखो यही लिख रहे हैं G1 फेज। देखो तुम यहाँ पीछे देखो, जो G1 फेज है क्या ये फेज M फेज के बाद आ रहा है और S फेज से पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो G1 फेज दिख रहा है M फेज के बाद और S फेज के पहले, वही चीज लिखा है। ये जो है G1 फेज गैप बिटवीन M फेज के बाद, मतलब M फेज एंड होगा तब और स्टार्ट होने से पहले, S फेज के स्टार्ट होने से पहले और M फेज के एंड के बाद ये G1 फेज आता है। और S फेज कैसे आता है, तो S फेज में भी बताओ कैसे आएगा। तो S फेज के बारे में तुमसे कोई पूछेगा तो क्या जवाब दोगे, S फेज जो है वो G1 फेज के एंड के बाद आता है और G2 फेज से स्टार्ट से पहले आता है। मतलब एंड ऑफ G1 फेज एंड स्टार्ट ऑफ किसके, कौन सा फेज, G2 फेज। मतलब G1 एंड करेगा और G2 स्टार्ट होने से पहले, इस दोनों के बीच वाला जो फेज होगा वो S फेज होगा। तो देखो S फेज का नाम है सिंथेसिस फेज, S मतलब सिंथेसिस फेज। इस फेज में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ओके। फिर क्या होगा, सेंट्रियोल डबल होगा, याद रखने रखो, नहीं रखने नहीं रखो। हिस्टोन डबल होगा, ये याद रखने हैं। तो इस फेज में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, सिंथेसिस फेज बोलते हैं। सेंट्रियोल डबल होगा और हिस्टोन डबल होगा, ये होगा S फेज में। अब आता है G2 फेज में। तो G2 फेज किसके बाद आता है, यहाँ पे देखो फिर G2 फेज में भाई G2 फेज S फेज एंड करेगा तब आएगा और M फेज स्टार्ट होने से पहले आएगा। क्या G2 फेज एंड ऑफ S फेज एंड M फेज स्टार्ट ऑफ M फेज, इसके बीच वाले फेज है कि नहीं है, है। तो वही लिखे हैं, तो नहीं लिख दिए, छोड़ दिए वो चीज, वो खुद से लिख सकते हो, वो खुद से पॉइंट बनाना है सबका, पहला पॉइंट वही लिखना है। G2 फेज में क्या होगा, तो G2 फेज में हमारा होता है ट्यूबुलिन सिंथेसिस होता है। देखो पहला पॉइंट G2 का, ट्यूबुलिन का सिंथेसिस करेगा। उसके बाद सेल जो है G2 के बाद M फेज आते हैं कि नहीं आते हैं, तो क्या करेगा G2 फेज में सेल
एम फेज के लिए तैयार होगा, कपड़ा उपड़ा पहनेगा। क्यों? क्योंकि उसको एम फेज में जाने हैं। क्यों? क्योंकि वो बचपन से जवानी वाला फेज में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बोले ना, इंटर फेज की अवस्था में बच्चा होता है, सेल होता है ना, और एम फेज आते ही क्या होता है, वो जवान हो जाता है, बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। देखो ये जवानी की एकदम शुरुआत पे आ गया हुआ, पीक पे आ गया हुआ है यहाँ, मतलब G2 फेज एकदम जवान होने को है।